क्लास 11 केमिस्ट्री सीबीएसई पैटर्न का पार्ट 3 वीडियो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे। वो टॉपिक हैं फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम स्टडी करेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन मोल कंसेप्ट हम यहाँ पे करेंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखेंगे, देन केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसको किस तरीके से बैलेंस करते हैं और उसमें डिफरेंट फॉर्मूलाज को देखेंगे, देन लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम देखेंगे टॉपिक रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस, जिसमें हम मोलैरिटी, मोलैलिटी, डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो हम देखेंगे और कैलकुलेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह इसमें सॉल्व करेंगे। अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे टॉपिक में मैंने प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट किया है और नेक्स्ट आपका उसमें मैंने डिफरेंट स्टेट्स को लिख दिया है लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम जो डिस्कस करते हैं दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम ये हमने थोड़ा लास्ट वीडियोस में भी देखा था, इसके बारे में पढ़ा था, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो सॉलिड्स जो होते हैं दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड्स का भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन गैसेस जो है दे डोंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ये हमने लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा था। देन शेप के बारे में आ जाते हैं, तो शेप भी फिक्स्ड होती है सॉलिड्स की। लिक्विड्स की शेप जो होती है दैट इज नॉट फिक्स्ड, क्योंकि लिक्विड्स वी नो दैट दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। आप इसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे लिक्विड को, अगर स्फेरिकल कंटेनर है दे विल एक्वायर द शेप ऑफ स्फेरिकल, एंड if we keep it in a cylindrical container तो it will acquire the cylindrical shape। तो इस तरीके से liquids जो हैं they don't have fixed shape, they have indefinite shape। Gases also have indefinite shape। Now third property we can discuss intermolecular force of attractions। Solids में you know that particles are very close to each other, so they will have very high intermolecular force of attractions। लिक्विड्स में थोड़ा कम होती हैं तो हम मॉडरेट कह सकते हैं इसको, और गैसेस में वेरी नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो सॉलिड्स होते हैं उसमें क्लोज पैकिंग होती है, एज वेल एज उसमें जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्डरली एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, जबकि इन केस ऑफ लिक्विड्स there are some spaces between the molecules, so they are free to move within that volume। so उसमें orderly arrangement थोड़ा सा disturb हो जाता है। then gases जो होते हैं they are free to move everywhere, so they don't have ordered arrangement। ठीक है, इसमें भी ऑर्डर नहीं होती, इसमें भी नहीं होती, और जो सॉलिड्स हैं उसमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी आ जाती है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड्स में आपको पहले बताया मैंने कि पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यहाँ पे क्या होगा सॉलिड्स में बहुत कम होगा, while in case of liquids it is slightly greater। गैसेस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर वेरी हम कह सकते हैं मैक्सिमम। तो गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस काफी ज्यादा होता है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड्स जो होते हैं दे आर नॉट कंप्रेसिबल बिकॉज नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, सो इसलिए इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड्स में लिक्विड्स आल्सो नॉट कंप्रेसिबल। गैसेस जो होते हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल। व्हाई? बिकॉज ऑन अप्लाइंग प्रेशर द मॉलिक्यूल्स कैन कम close to each other because there are large spaces present between the
मॉलिक्यूल्स। सो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स पास में आ सकते हैं। सो वी कैन से दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एक्सपेंशन और हीटिंग। तो जो सॉलिड्स होते हैं दे हैव वेरी लिटिल प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, उनमें एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी कम होती है, लिक्विड्स में भी कम होती है। लेकिन गैसेज जो होती हैं, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स कैन मूव वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एज व्हेन वी increase the temperature for any gas, the molecules can expand increasingly, ठीक है, मॉलिक्यूल्स बहुत फास्टली जो है एक्सपेंशन शो कर सकते हैं। तो दीज आर हाईली मतलब यहाँ पे एक्सपेंशन जो है दैट इज वेरी हाई। उसके बाद में नाइन्थ प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी रिजिडिटी। तो सॉलिड्स आर वेरी रिजिड, रिजिड मीन्स हार्ड होते हैं, ठीक है। लिक्विड्स नॉट रिजिड, दे आर आल्सो नोन एज फ्लूइड्स। एंड जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लिक्विड्स एंड जो गैसेस होती हैं इन दोनों को हम फ्लूइड बोल सकते हैं, बिकॉज फ्लूइड क्या होता है, दैट इज एनी ऑफ द स्टेट विच हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो। तो लिक्विड्स में भी प्रॉपर्टी टू फ्लो होती है और गैसेस भी एक जगह से दूसरी जगह आराम से मतलब फास्टली फ्लो करती हैं। तो दीज आर आल्सो रिगार्डेड एज फ्लूइड्स और गैसेस आल्सो रिगार्डेड एज फ्लूइड्स, ठीक है। अब आपका यहाँ पे लिक्विड्स नॉट रिजिड और गैसेस आल्सो नॉट रिजिड, बट सॉलिड्स आर हाईली रिजिड, वेरी रिजिड। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी ये इसी में आ गया, यहीं पे डिस्कस कर लिया हमने इसको। कांट फ्लो, सॉलिड्स होते हैं, and liquids can flow and gases can also flow. So they are also having the property of fluidity. Next comes that is diffusion. So solids में they can diffuse due to the kinetic energy of liquids and gases. So can diffuse and rate of diffusion is very fast. यहाँ पे भी rate of diffusion is very fast. तो kinetic energy आपका जो solids होते हैं they are not showing the property of diffusion, but if you melt the solid, so that will change into liquid state, then the diffusion it can show the diffusion property. Okay, so these are all the properties of properties through which we can classify the matter. After that, there is chemical classification of matter. Matter can be chemically classified into different types of compounds. Like matter can be classified into two categories. One is mixtures, other is pure substances. Mixtures or pure substances, they are further classified into two categories. Mixture can also be classified into two categories and pure substances can also be categorized into two categories. Mixture की categories क्या है? Homogeneous mixture हम बोल देते हैं एक को और दूसरे को बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस में एक को हम बोल देते हैं एलिमेंट्स और दूसरे को बोल देते हैं कंपाउंड्स। अब इनको हम अलग अलग से पढ़ेंगे कि व्हाट आर एलिमेंट्स, व्हाट आर कंपाउंड्स, व्हाट आर होमोजेनस, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स, ये हम अलग अलग से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर that cannot be split into simpler substances or built from simpler substances by any ordinary chemical or physical method. There are 114 elements known to us, out of which 92 are naturally occurring while others are artificially made. Elements are further classified into metals, non-metals and metalloids. तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया मैंने। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जो कि फर्दर सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकती। सबसे छोटी फॉर्म एलिमेंट हम बोल देते हैं सब्सटेंसेस की, राइट। तो ये सबसे सिंपल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं जो फर्दर सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते या बिल्ट, हम इसको बिल्ट भी नहीं कर सकते फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस, राइट, बाय ऑर्डिनरी केमिकल और फिजिकल मेथड से। तो 114 एलिमेंट्स मैंने बताया अभी तक हम जानते हैं, जिसमें से 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग है और बाकी के सारे जो है आर्टिफिशियली मेड हैं। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे तीन तरह के होते हैं। नेचर में तीन तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं।
एक को आप मेटल्स बोलते हो, कुछ को नॉन मेटल्स बोल देते हैं और कुछ को मेटलॉइड्स बोल देते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है सेकेंड कैटेगरी, दैट इज कंपाउंड। एलिमेंट को हमने स्टडी कर लिया, अब आता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? इट इज अ प्योर सब्सटेंस, यू नो दैट प्योर सब्सटेंस की टाइप है ये, made up of two or more elements combined together in definite proportion by weight, and it could be split by suitable chemical methods, for example water and calcium carbonate etc. तो कंपाउंड क्या होता है? ये प्योर सब्सटेंस होता है जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, जो कि डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं बाय मास। फॉर एग्जांपल जैसे यू हैव वाटर, ठीक है। अब वाटर जो है इसको हम कंपाउंड बोल रहे हैं। व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज कंपाउंड? क्योंकि ये देखो टू या टू से ज्यादा एलिमेंट्स हम कह सकते हैं, ठीक है। ये दो तरह के एलिमेंट्स का बना हुआ है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसमें हमेशा क्या करेंगे, वाटर में एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है यहाँ पे 2 ग्राम, ठीक है। और ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है यहाँ पे, अगर हम रेशो लें तो इसकी 2 ग्राम इज टू इसकी आगे 16, ठीक है। अगर इसको हम कैंसिल कर दे तो ये आ जाता है 1:8, यानी कि हमारा जो वाटर है उसमें एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये कितनी रेशो में प्रेजेंट है बाय वेट, 1:8 की रेशो में बाय वेट। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि प्योर सब्सटेंस है एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स which are combining together in definite proportion by weight, by mass, right? And it could split by suitable chemical methods. इसको कुछ suitable chemical methods से इनको ब्रेक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर ही है, इसको हम इलेक्ट्रोलिटिकली ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी, जैसे वाटर है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करके डिकम्पोज कर सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, राइट। तो इस तरीके से हम कुछ स्पेशल मेथड अडॉप्ट करके इनको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हमारा कंपाउंड के बारे में हो गया। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं मिक्सचर्स। अब मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर जो है जस्ट लाइक कंपाउंड ही होता है, बट कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर इन फिक्स्ड रेशियो बाय देयर वेट, लेकिन जो मिक्सचर होता है उसमें एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का मिक्सचर भी हो सकता है वो। तो एलिमेंट्स जैसे हमने ले लिए, तो एलिमेंट्स को कंबाइन करके भी मिक्सचर बना सकते हैं, बट इन एनी प्रपोर्शन, मतलब यहाँ पे फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं रहता। यहाँ पे जब एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे दे विल बी एनी रेशियो बाय वेट, ठीक है। अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स or compounds in any proportion by weight so that the components do not lose their identity. वो इस तरीके से कंबाइन करते हैं ताकि कंपोनेंट्स जो वो अपनी आइडेंटिटी लॉस ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहीं पे मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ले लें। अब ये मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर में क्या होता है कि हमने इनको किसी भी रेशो में ले लिया जिसकी वजह से ये रिएक्ट नहीं करेंगे आपस में, राइट। ये सिर्फ मिक्स रहेंगे। और मिक्सचर तभी हम इसको कह सकते हैं, एक तो ये आपस में रिएक्ट ना करें और कुछ और कंपाउंड अपना जो प्रॉपर्टी है, अपनी जो इनकी आइडेंटिटी है उसको लॉस ना करें। मतलब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर आपका उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा, कोई और कंपाउंड नहीं बन जाएगा, कोई और एलिमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, राइट। फॉर एग्जाम्पल एयर इज मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, एयर में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है वो, तो वहां पे गैसेस अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करती ना, गैसेस वही रहेंगी मिक्सचर में जो है, ठीक है। तो एयर इज एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। नाउ मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, हमने पीछे ही देखा, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर्स वो होते हैं जिसमें सेम कॉम्पोजिशन होती है थ्रू आउट द सैंपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर है, एयर इज होमोजेनस मिक्सचर क्योंकि पूरे में डिफरेंट गैसेस जो हैं पूरे एटमॉस्फेयर में इक्वल, उसमें हम कह सकते हैं सेम कॉम्पोजिशन उनकी प्रेजेंट है थ्रू आउट द होल एयर, सभी गैसेस की। तो एयर जो है दैट इज होमोजेनस मिक्सचर।
सी वाटर है, इसमें सॉल्ट जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में है और यूनिफॉर्मली डिजॉल्व है वो पूरे वाटर में। ठीक है, तो सॉल्ट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है इन होल वाटर, वो क्या है, यूनिफॉर्म। तो ये आपका होमोजेनस मिक्सचर है जहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है आपके सोल्यूट की इन द सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जांपल्स आप दे सकते हो, गैसोलीन दे सकते हो, ब्रास दे सकते हो, ब्रास इज अलॉय। ठीक है, तो अलॉय में क्या होता है, टू और मोर देन टू हम कह सकते हैं मेटल्स, दे आर टू बी मिक्स्ड। ठीक है, तो उसमें मिक्सिंग में वो अच्छे से एक दूसरे में यूनिफॉर्मली उनके जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो यूनिफॉर्मली फैल जाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं दिस इज होमोजेनस मिक्सचर। उसके बाद आ जाता है हेट्रोजेनस मिक्सचर विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पार्ट्स। इसमें दो या दो से ज्यादा पार्ट दिखाई देते हैं आपको, विच हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशंस, और इनकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सैंड एंड सॉल्ट, आपने ये वाला मिक्सचर ले लिया सैंड एंड सॉल्ट का, तो इसमें सैंड अलग से पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, सॉल्ट भी अलग से दिखेगा, तो दिस इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। चॉक पाउडर इन वाटर, सैंड इन वाटर ले लो, सैंड इन वाटर। ठीक है, सॉइल इन वाटर ले लो, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आ जाएंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में। तो यहाँ पे ये हम कर रहे थे, दिस इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जिसमें फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अकॉर्डिंग, जिसको हम किसने दिया था, एंटोइन लेवोसियर ने 1789। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कि कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें जितने रिएक्टेंट्स होते हैं उतने ही आपको क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसमें कुछ भी जो है ना लॉस होता है ना कुछ क्रिएट होता है। ठीक है, तो यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि कभी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करता है, मतलब मास जो है उसमें फिक्स रहता है, जितने रिएक्टेंट थे उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इसको याद रखना है। उसके बाद सेकेंड लॉ आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन भी बोल देते हैं इसको, एंड इट वाज गिवन बाय लुइस फ्रॉस्ट। इसका फुल नेम था जोसेफ लुइस फ्रॉस्ट। उसने ये लॉ दिया था इन 1799। इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसने केमिकल कंपाउंड के बारे में बताया था कि केमिकल कंपाउंड जो है उसमें हमेशा सेम एलिमेंट्स होते हैं, और वो सेम एलिमेंट्स फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं बाय देयर वेट। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, तो वाटर जो है हमेशा किसका बना होता है, दो हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन, और इनका रेशियो जो है वो फिक्स रहता है 1:8 का रेशियो ऑफ देयर वेट्स, तो 1:8 की रेशियो में ये कंबाइन करते हैं। तो केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स combined together in the same, or we can say fixed ratio by their weight, irrespective of the method of preparation or the source from where it is taken। चाहे उसको हम कहीं से भी ले लें या कैसे भी बना लें, उसका जो रेशियो है उसके वेट्स का वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये आपका सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम करते हैं, तो अब हम करेंगे इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इट वाज गिवन बाय डाल्टन इन 1803, और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, देन द मास ऑफ वन एलिमेंट which combine with fixed mass of other bear a simple ratio to one another, or we can say or are multiples of each other, multiples of each other। इसको हम एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल, जैसा इसने यहाँ पे बोला है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पे कि वी आर हैविंग टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, वी आर हैविंग टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सपोज दे आर फॉर्मिंग
two types of compounds, like one is water, other is hydrogen peroxide. ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एटॉमिक मासेस, आपके जो भी एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं उनके मासेस क्या है, गिवन मासेस क्या है इसमें फॉर्मूला से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन कितना 2 ग्राम, और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसमें हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम। ठीक है, दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन इन द गिवन फॉर्मूला। तो यहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन कितना है, अब हम ऑक्सीजन को चेक करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 16 ग्राम है और दूसरे में कितना है 32। ठीक है, अब हमारा ये लॉ कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, हमने यहाँ पे कंबाइन करवा दिए दो एलिमेंट्स, और फिर हमने क्या किया, टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, यानी कि ये 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि हमारे पास 2 कंपाउंड्स ये वाले बन रहे हैं, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर वो कहता है कि देन द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, जो एक एलिमेंट के मासेस हैं, जैसे ये देखा आपने कि इसको मान लेते हैं हम कि ऑक्सीजन के ये वाले मासेस, ठीक है, विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर, दूसरे के फिक्स्ड मास के साथ वो जो कंबाइन कर रहे हैं। तो फिक्स्ड मास हम मान लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन दोनों केसेस में सेम है, कितना है 2 ग्राम। तो हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो 2 ग्राम उसका फिक्स्ड मास है। ठीक है, उस एलिमेंट को हम फिक्स्ड कंसिडर कर लेते हैं। तो फिक्स्ड के साथ अब हम दूसरा एलिमेंट देखेंगे कि कितना कंबाइन कर रहा है दोनों कंपाउंड्स में। तो फर्स्ट में आप देखो 2 ग्राम के साथ ऑक्सीजन कितना कंबाइन कर रहा है 16, और सेकंड केस में 2 ग्राम के साथ कितना कंबाइन कर रहा है 32। ठीक है, तो मतलब ये 16 और 32 जो है वो कह रहा है देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट मासेस कौन से, ये 16 एंड 32। ठीक है, ऑफ वन एलिमेंट कौन सा कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे हम ऑक्सीजन, विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर, जो दूसरे के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कर रहा है, बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर, ये आपस में क्या होंगे सिंपल रेशियो में 16 एंड 32, और आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, या एक दूसरे के क्या होंगे मल्टीपल। फॉर एग्जांपल आप देखो ध्यान से यहाँ पे 16 और 32 एक दूसरे के क्या है मल्टीपल है। ठीक है, 16 टाइम 2 32, हम मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2 का रेशियो बन गया। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो ये बताएंगे। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड्स जिसमें इस तरीके से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ जब कंबाइन करता है तो उसके जो मासेस होते हैं, अगर वो मासेस आपस में एक दूसरे के फिक्स हम कह सकते हैं मल्टीपल्स होते हैं, या फिर वो सिंपल रेशो होते हैं एक दूसरे की, तो उसको हम बोल देते हैं कि दैट फॉर्मूलाज, या हम कह सकते हैं दैट कंपाउंड्स दे आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कोई कंपाउंड आपके कब फॉलो करते हैं, जब उसमें जो एलिमेंट्स का मास है जो फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करता है दूसरे एलिमेंट के, तो वो आपस में मल्टीपल आते हैं। ठीक है, तो वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। उसके बाद हमारा फोर्थ लॉ आता है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ठीक है, गे-लुसैक ने ये लॉ दिया था और इसने वॉल्यूम्स के बारे में लॉ दिया था, और इसका लॉ स्टेटमेंट क्या था कि व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन द सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। लेकिन उस केस में होना क्या चाहिए कि टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन सेम होनी चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर जब गैसेस कंबाइन करती हैं तो वो किस तरीके से कंबाइन करती हैं, इन द सिंपल रेशियो। ठीक है, तो जो वॉल्यूम होता है वो सिंपल रेशियो में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इट फॉर्म्स 2HCl, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पे 1, क्लोरीन के भी कितने हैं 1, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो बन रहा है HCl उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है 2। यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है दैट इज 1:1:2, और नंबर ऑफ मोल्स मतलब इसको हम वॉल्यूम बोल देते हैं। यानी कि यहाँ पे भी 1 वॉल्यूम है, इसका भी 1 वॉल्यूम है, सेम वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या हो गया डबल। ठीक है, ट्वाइस, तो 1:1:2 की रेशियो यहाँ पे ऑल द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो वॉल्यूम्स हैं वो किस रेशियो में 1:1:2 की रेशियो में, यानी कि दिस इज द सिंपल रेशियो।
ठीक है, ये सिंपल रेशियो, सिंप्लीफाइड रेशियो। तो सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जब सिंपल रेशियो में होते हैं तो वो मतलब गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, या हम कह सकते हैं गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, उसको फॉलो करते हैं। क्लियर? तो गे-लुसैक्स लॉ है कंबाइनिंग वॉल्यूम्स का। उसके बाद में लास्ट में आपका इसमें आता है एवोगैड्रो लॉ, ये 1811 में दिया था एवोगैड्रो, ठीक है, नेम से पता चल रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होगा, अंडर अगेन यहाँ पे कंडीशन फिर से आपने सेम लेनी है, दैट इज अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर प्रेशर चेंज होता है तो यहाँ पे जो इस लॉ का फॉलो अप है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी, वहां पे वो फॉलो अप नहीं होगा। ठीक है, तो अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम टेम्परेचर प्रेशर को सेम रखते हैं, ठीक है, उसमें चेंज नहीं होने देते, उसको कांस्टेंट रखते हैं, तो अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारा गैसेस जो है अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग टू गैसेस, ठीक है, आपके पास एक तरफ हाइड्रोजन गैस है, दूसरी तरफ आप क्लोरीन गैस ले लो, ठीक है, अब इसमें भी जो वॉल्यूम है इसका भी उतना ही है जितना वॉल्यूम इसका है, और टेम्परेचर प्रेशर दोनों में सेम रखे हुए हैं, तो क्या होगा, इन दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस पे डिपेंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द गैस। कब, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो दिस इज द एवोगैड्रोस लॉ। और एवोगैड्रोस लॉ में द वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों के ज्यादा है तो दोनों का वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग अलग है तो दोनों का वॉल्यूम अलग अलग, ठीक है। इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं जो डाल्टन ने दिए थे अबाउट द, डाल्टन हैव स्टडीड अबाउट द एटम्स, ठीक है, तो एटम के बारे में उसने कुछ पॉइंट्स दिए थे। सबसे पहला पॉइंट देखें यहाँ पे, ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स। यानी कि डाल्टन पहला पर्सन था जिसने बताया था कि एटम जो है वो क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, ठीक है, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, उसने डिस्कवर किया था ये सबसे छोटा पार्टिकल है। एवरीथिंग यानी कि मैटर, या आप कह सकते हैं ऑल सब्सटेंसेस दैट कंसिस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नोन एज एटम्स व्हिच आर इंडिविजुअल। देन सेकंड उसने बताया था कि अगर सेम एलिमेंट के एटम्स हैं तो दे विल बी आइडेंटिकल इन शेप, साइज, मास, प्रॉपर्टीज। तो अगर सेम एलिमेंट के एटम्स हैं तो वो सभी प्रॉपर्टीज में क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव आयरन एलिमेंट, ठीक है, आयरन एलिमेंट का पीस है आपके पास में एक, ठीक है, तो उसमें सारे एटम्स किसके होंगे, आयरन के। जब सारे एटम आयरन के हैं तो एटम्स सेम एलिमेंट के जो हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, कि एवरीथिंग विल बी सेम, तो देयर प्रॉपर्टीज विल आल्सो बी सेम, ठीक है। ऐसे फिर थर्ड पॉइंट इसने दिया था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट आपके पास है, फॉर एग्जांपल एक कॉपर का पीस है एक आयरन का पीस है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, क्योंकि दोनों, इसमें कॉपर के एटम्स है और इसमें कौन से एटम्स है, आयरन के, इनका कलर, साइज, टेक्सचर, हर चीज क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एटम जो है दैट इज द, ये मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बता दिया कि इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशंस। कोई भी रिएक्शंस होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाला सबसे छोटा यूनिट जो है दैट इज एटम। फिर हमारा आता है कि एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म द कंपाउंड्स, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। देन एटम्स, एक पॉइंट और इसने कंक्लूड किया था, क्योंकि थ्योरी है ना, थ्योरी में बहुत सारे पॉइंट्स कंक्लूडेड पॉइंट्स होते हैं अबाउट वेरियस डिस्कवरीज, ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट इसने बताया था कि एटम्स जो है कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, उसका ना तो बनाया जा सकता है, इवन एवरीथिंग, मैटर कोई भी चीज है उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यू नो दैट ओनली द थिंग कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग, ठीक है,
तो नेचर में कोई भी चीज जो है ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना ही क्रिएट होती है। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद में हमारा टॉपिक आ जाता है दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका जस्ट हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में जानना है इसमें कि क्या होते हैं। तो सबसे पहले द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का जो छोटा पार्टिकल होता है विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो अलग से एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, उसको बोलते हैं एटम। जबकि सब्सटेंस का जो छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है, देखो डिफरेंस ध्यान रखना, एलिमेंट का छोटा पार्टिकल एटम है और सब्सटेंस का छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस का पार्टिकल होता है एंड दिस कैन बी हैविंग दिस इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है, होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है Cl2, तो Cl2 क्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं तो इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। लेकिन जो आपका एटम होता है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन एटम है, क्या ये एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंट? नहीं करता। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन तो किस फॉर्म में होती है? H2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, तो हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आप हीलियम गैस देख लो, तो हीलियम गैस में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ हीलियम एटम्स, तो यहाँ पे तो एटम एग्जिस्ट कर रहा है ना फिर, तो एटम कैन एग्जिस्ट और कैन नॉट बी हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जबकि जो मॉलिक्यूल है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस डेफिनेट होता है, दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। उसके बाद में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं होमोटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक। अब होमोटॉमिक का मतलब है कि जिसमें सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव डिस्कस्ड द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है? Cl2। ठीक है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2। तो आप देख पा रहे हो कि ये सेम टाइप ऑफ एटम्स का बना हुआ मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। जबकि हमारे पास दूसरी काइंड क्या है? हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से बनते हैं। ठीक है, एंड दे हैव डिफरेंट एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल यू हैव दिस CO2। CO2 में आप देख पा रहे हैं दो तरह के एटम्स है ना, एक कार्बन के हैं एक ऑक्सीजन के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका क्या है? हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है। CO2 जो है दिस इज हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जबकि Cl2, H2 these are the molecules formed from the atoms of same elements. ठीक है, तो this is all about atoms and molecules. उसके बाद में हमारा यहाँ पे छोटा सा टॉपिक आता है एटॉमिक मास यूनिट। ये भी आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। 1 एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पे आप करेंगे, दैट इज इसको हम ये भी बोलते हैं 1 AMU। ठीक है, A फॉर एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? तो 1 AMU जो है ये क्या होता है? आपको एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है, व्हाट इज 1 AMU? तो आपको ये याद रखना है, दिस इज द मास exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon 12 atom। यानी कि एक कार्बन 12 का जो मास है वो कितना होगा? 12 ग्राम। ठीक है, कार्बन 12 का जो मास है वो कितना? 12, उसका लेना है 1/12, तो वो कितना आ गया? 1 ही आ गया। तो 1 AMU क्या होता है? दिस इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम एंड इट्स एग्जैक्ट जो वैल्यू है इसकी 1 AMU की वो होती है 1.66 into 10⁻24 ग्राम। But nowadays this AMU that is replaced by the हम कह सकते हैं सिंबल U। U का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मास, ये आपको याद रखना है, यूनिफाइड मास। आजकल इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी किसी भी एटम का मास बताते हैं तो AMU लिखने के बजाय आजकल क्या लिखते हैं उसको? U। ठीक है, उसके बाद में आपको ध्यान रखना एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम
of an element as compared to the mass of atom of carbon 12 taken as 12. तो किसी एटम का एटॉमिक मास जो इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? दिस इज द मास, ठीक है, एवरेज रिलेटिव मास, उसका जो भी एवरेज रिलेटिव मास होगा ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू, किसके कंपैरिजन में लेना उसको? मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 विच इज टेकन एज 12 ग्राम, ठीक है, ये एटॉमिक मास है। उसके बाद में आपका जाता है ग्राम एटॉमिक मास। जब हम क्वांटिटी किसी एटम की मतलब उसका जो मास है उसको जब हम ग्राम्स में लेते हैं तो उसको हम बोल देते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। सिंपल टर्म्स, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम एटम भी बोल देते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन वो कितना है 16 AMU। तो हम अगर इसका ग्राम एटॉमिक मास लिखना, कुछ नहीं करना है, बस AMU की जगह क्या लिख देना आपको? ग्राम, ठीक है। तो दिस बिकम्स 16 ग्राम। क्लियर? तो अब नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास भी जस्ट लाइक एटॉमिक मास, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है। दिस इज एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12 ग्राम, ठीक है। मतलब ये मॉलिक्यूल का रिलेटिव मास लेना है इसमें ऊपर। तो एवरेज मास ऑफ द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ द मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक्चुअली में मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, दैट इज हाउ मेनी टाइम्स द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के एक एटम के 1/12 मास से कितना कोई मॉलिक्यूल हैवियर है, तो उसको हम बोल देते हैं कि दैट इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। वो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 times heavier than 1/12 of the mass of carbon and atom of carbon 12। कार्बन 12 के 1/12 मास से 44 टाइम्स ये हैवियर है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 44 AM, 44 U आप लिख सकते हो इसको। और एक्चुअली में इसको बनाते कैसे हैं मॉलिक्यूलर मास को, आपको इसको अब कुछ नहीं, इस तरीके से नहीं आपने कैलकुलेट करना। आपने जो कैलकुलेट करना है वैल्यूज में, किस तरीके से करना है, इट इज ऑब्टेन बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें जितने भी एटॉमिक मासेस हैं उनको प्लस कर दो। फॉर एग्जांपल, यू आर हैविंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें कौन कौन से एटम है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, तो 2 का कितना हो गया? 2 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32 प्लस एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 टाइम 4 64। तो इसको प्लस करके टोटल सारे एटम्स का जो मास आएगा वो कितना आ जाएगा? 4 + 2 6, 6 + 2 8, 6 + 3 9, ये आ गया 98 U। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना हो गया? 98 U, ठीक है। तो कैसे हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास को? जस्ट बाय एडिंग द atomic masses of all the atoms present in the molecule, ठीक है। फिर उसके बाद में टर्म आते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जस्ट मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोल देते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे आपने देखा यहाँ पे 98 U, ये मॉलिक्यूलर मास किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। अगर हम इसको 98 ग्राम्स लिख दें तो ये क्या बन गया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस whose mass in grams is numerically equal to its molecular mass. This is called gram molecular mass. In simple terms, we can say molecular mass of a substance expressed in grams is called gram molecular mass. ठीक है, सिंपल टर्म्स में हम क्या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास किसी सब्सटेंस का जब हम उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? फिर उसके बाद ऐसे ही सेम टर्म में आ जाते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास हम मॉलिक्यूलर मास को ही जस्ट बोलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये हम जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो एटॉमिक मासेस होते हैं उसका जो सम टोटल है उसको हम बोल देते हैं फॉर्मूला मास, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल, यू हैव सोडियम क्लोराइड, अब इसका जो मास है
दैट इज सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 प्लस क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो ये कितना आंसर आ गया आपका? दिस इज 58.5। इतना आ गया ना? तो ये 58.5 जो आपका आया है, ये आपका मॉलिक्यूलर मास है किसका? सोडियम क्लोराइड का। लेकिन वी कैन कॉल इट एज द फॉर्मूला मास, हम इसको फॉर्मूला मास बोल सकते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो एटॉमिक मासेस का सम होता है ऑफ ऑल द एटम्स, उसको हम बोल देते हैं दैट इज फॉर्मूला मास। ठीक है, फॉर्मूला मास क्या होता है? इट इज द sum of the atomic masses of all the elements present in the ionic। इससे नेक्स्ट अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल कंसेप्ट जो है ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से करना है, क्योंकि ये वैसे 9th क्लास में भी था सिलेबस में, बट अभी हमारे सिलेबस में अभी भी है, और इसके क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से करना है। मोल कंसेप्ट में आपको एक तरीके से 3 फॉर्मूलाज यहाँ पे करने हैं। वो 3 फॉर्मूला से आप आखिर के फॉर्मूलाज जो है उसको बना सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, तो आप न्यूमेरिकल्स जो है उनको सॉल्व कर सकते हो। तो मोल कंसेप्ट इसके लिए अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसके पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोल क्या होता है। मोल जस्ट लाइक जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1 डॉजन, 1 डॉजन वर्ड बोलते हैं, वो किसके लिए होता है? अगर कोई भी चीज 12 इन नंबर है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? 1 डॉजन। ठीक है, जैसे 24 कोई चीज है आपकी, तो हम उसको बोल देंगे 2 डॉजन। ठीक है, 2 डॉजन। तो इसी तरीके से हमारे पास मोल है, ये भी कुछ पार्टिकल्स को छोटी फॉर्म में अगर हम उसको बोलना चाहें तो हम उसको मोल बोल देते हैं। तो मोल एक्चुअली में क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains the same number of chemical units like atoms, molecules, ions or electrons as there are atoms in exactly 12 grams of pure carbon 12। जो कार्बन 12 है उसके 12 ग्राम्स में जितने एटम्स होते हैं, ठीक है, उसके बराबर जो एटम्स का एटम्स होते हैं किसी सब्सटेंस में, इतने अमाउंट में इतने एटम्स होते हैं, वो अमाउंट जो है उसको मोल बोल देते हैं। या आपको अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं सही से ध्यान रहती तो आप ये सिंप्लीफाइड डेफिनेशन दे सकते हो। समटाइम्स डेफिनेशन कैन आल्सो बी आस्क्ड अबाउट मोल, दैट इज व्हाट इज मोल, डिफाइन मोल। तो मोल क्या होता है? इट इज कलेक्शन ऑफ, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, और ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मोल जो है दैट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 is power 23 केमिकल यूनिट्स। केमिकल यूनिट्स मतलब पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकते हैं, तो हम उसको इकट्ठा बोल देते हैं केमिकल यूनिट्स। तो किसी भी पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस में जो इतने केमिकल यूनिट्स होते हैं वो 1 मोल, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप उसको कह सकते हैं 1 मोल। ठीक है, ऐसे ही मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस याद रखना आपको, ग्राम्स में जो होता है उसको हम बोलते हैं मोलर मास। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, मैं बोलती हूँ कि इसका आपके पास 1 मोल है, तो बताओ कितना मास होगा? तो जिसका मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 98 ग्राम, इसको ग्राम्स में ले लेना है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है ग्राम्स, ठीक है, यानी कि मोलर मास जो है वो कितने मोल्स का मास होता है? 1 मोल। तो 1 मोल इज आल्सो इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, इसी तरीके से एक टर्म आती है मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम आप याद रखना, यानी कि वॉल्यूम 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, वो उसका मोलर वॉल्यूम होता है, और उसको Vm से डिनोट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 22.4 लीटर। यहाँ अगर आपको इसको मिलीलीटर में करना है तो 22,400 मिलीलीटर एट 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और इसके ये यूनिट्स होते हैं लीटर पर मोल या मिलीलीटर पर मोल, इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको 3 चीजें याद रखनी है, मोल का 3 रिलेशन आपको याद रखने हैं। 1 मोल इज इक्वल टू, एक तो करना है 6.022 into 10 is power 23
केमिकल यूनिट्स। केमिकल यूनिट्स मतलब पार्टिकल्स बोल सकते हो, आयंस बोल सकते हो, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनमें से कुछ भी बोल सकते हो। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, एक आपको याद रखना है 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर भी हो सकता है, ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसके बराबर होता है। एक आपको याद रखना 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे 3 फॉर्मूलास। तो ये मोल कंसेप्ट है। लास्ट की वीडियो में एक वीडियो और हम यहाँ पे करेंगे लास्ट में, उस वीडियो में हम मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स, फिर अगला टॉपिक आपका आएगा एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, परसेंटेज, कॉम्पोजिशन, उन सब के न्यूमेरिकल्स उस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम पहले टॉपिक अच्छे से करेंगे। ये हमारा हो गया मोल कंसेप्ट का टॉपिक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टॉपिक परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन को अच्छे से स्टडी करेंगे। यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन। आपके पास कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हर एक एटम, ठीक है, कोई भी इसमें एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है, 3 तरह के एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स की कितनी कितनी मास परसेंटेज प्रेजेंट है इस पूरे कंपाउंड में, वो इस कंपाउंड की क्या है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। यानी कि कॉम्पोजिशन मतलब ये कौन कौन से एलिमेंट्स का बना हुआ है, और परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब इसमें एलिमेंट्स कितनी परसेंटेज में है, सबकी जो मास परसेंटेज है वो कितनी कितनी है। हाइड्रोजन की मास परसेंटेज कितनी है इसमें, सल्फर की मास परसेंटेज कितनी, ऑक्सीजन की कितनी। तो ये पूरा जो मास परसेंटेज होती है ऑफ एवरी एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड, इसको हम बोल देते हैं इसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड में आप मास परसेंटेज निकालना चाहते हो हाइड्रोजन की, तो आप कैसे निकालोगे, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ पूरा सल्फ्यूरिक एसिड कितना है, इसका मोलर मास 98 ग्राम, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। तो ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसकी आ जाएगी, परसेंटेज, ये मास परसेंटेज किसकी आ जाएगी, हाइड्रोजन की। ऐसे सल्फर की परसेंटेज निकालनी है, तो सल्फर का मास कितना है इसमें 32, आप लिखोगे 32 डिवाइडेड बाय टोटल मास सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है 98 मल्टीप्लाई 100, ये किसकी मास परसेंटेज आ गई, सल्फर। ठीक है, ऐसे आपको ऑक्सीजन की निकालनी है मास परसेंटेज, इसमें अलग अलग एलिमेंट की आप निकाल सकते हो ना। ऑक्सीजन की मास परसेंटेज निकालनी है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑक्सीजन का मास यहाँ पे कितना है 16 होता है ना एक एटम का, तो 4 एटम है यहाँ पे, ठीक है, तो 16 इंटू 4 कितना आ गया 64। ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालेंगे जब, कैसे निकालेंगे, 64 डिवाइडेड बाय 98 टोटल मास उसका कंपाउंड का मल्टीप्लाई 100, इस तरीके से निकल जाएगा। ये क्लियर हो गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मास परसेंटेज हर एक एलिमेंट की किसी कंपाउंड में कैसे निकालनी है, क्लियर। ठीक है, ये मास परसेंटेज ऑफ हमने निकालना देख लिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट, हमारा टॉपिक आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले होते क्या है वो आपको जानना है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड में जो एटम्स, डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है, मतलब इसमें एटम्स की रेशियो क्या है 6:6। अगर आप इसको सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट कर दो, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर दो, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, इसको काट दो, आपस में 1:1 का रेशियो आ गया, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में क्या है, उनकी सिंपलेस्ट रेशियो बतानी है, तो 1:1 की रेशियो में है।
यानी कि C6H6 को अगर आपने एम्पिरिकल फार्मूला की फॉर्म में लिखना है, आप लिखोगे C1H1 यानी कि CH। ठीक है, तो इस तरीके से एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, विच रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनकी सिंपलेस्ट रेशियो बताई है इसने, प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, राइट। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बताता है, जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं गिवन कंपाउंड। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एग्जैक्ट नंबर बताता है एटम्स का। ठीक है, ये रेशियो बताता है, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या बताता है, एग्जैक्ट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल C6H6 बेंजीन का ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और CH बेंजीन का क्या है, दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला। क्योंकि C6H6 से हमें क्या बता रहा है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बेंजीन। बेंजीन में जो कार्बन और हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, एग्जैक्ट नंबर उनका कितना है वो ये हमें बता रहा है। और जो CH है वो हमें क्या बता रहा है, रेशियो बता रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द हम कह सकते हैं वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड बेंजीन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है which give us information about the exact number of different type of atoms present in the molecule of a compound. For example, C6H6 is the molecular formula of benzene. ठीक है, उसके बाद में हम करेंगे यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन है। अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता है, ठीक है, और यहाँ पे एक n की वैल्यू होती है ये पता है, तो आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो टू फार्मूलाज आर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे रिलेटेड है, हमारे पास ये फार्मूला था, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। क्या फार्मूला होता है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो हमें कुछ ना कुछ गिवन होगी, या हम उसको निकाल भी सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं उसकी। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हमें न्यूमेरिकल्स में मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा, और एम्पिरिकल फार्मूला हम सॉल्व करते हैं। वो एम्पिरिकल फार्मूला सॉल्व करके फिर हम उसका मास निकालते हैं, और एम्पिरिकल फार्मूला मास यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फार्मूला n जो है, मतलब यहाँ पे हम n निकालते हैं। n कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास गिवन होता है न्यूमेरिकल्स में, और एम्पिरिकल फार्मूला मास हम अपना एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करके फिर उसमें हम उससे निकाल सकते हैं, और उसको फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और n निकाल देंगे। जैसे हमारे पास n आ गया, n को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में, और इनटू करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमने पहले से निकाला होगा, और ये हमें क्या दे देगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये तो हो गया कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, आपस में उसका रिलेशन क्या है। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला से निकालना है, तो कैसे निकालना है, उसको n से मल्टीप्लाई करके। n कैसे निकालना है, मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करके। ठीक है, ये सारी चीजें ये होगी। अब हमारे पास ये जो एम्पिरिकल फार्मूला हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये एम्पिरिकल फार्मूला निकालते कैसे हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसमें उसको आप देख लीजिएगा, और एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं वो उससे आप सीखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ इसी टॉपिक को लिया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, और n कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ से करेंगे, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल वी हैव हाइड्रोजन एंड क्लोरीन combine and they form hydrogen chloride. We have this statement. अब उस स्टेटमेंट को अपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में चेंज करना है। ये जैसे मैंने किया कि मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिया, प्लस यहाँ पे Cl2 कर दिया। ठीक है, ये क्लोरीन है, प्लस कर दिया, प्लस मतलब रिएक्शन, तो ये बन गया HCl। तो इस तरीके से ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने करा है,
ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको जब हम सिंबॉलिक स्टेटमेंट दे देते हैं, तो सिंबॉलिक फॉर्म दे देते हैं, तो वो बन जाती है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, राइट? द सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट अमंग देमसेल्व्स टू ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंजेस, उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। ठीक है, जबकि जो प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे आता है लिमिटिंग रेजेंट। लिमिटिंग रेजेंट ध्यान रखना आप क्या होता है? द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट और लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज नोन एज लिमिटिंग रेजेंट। लिमिटिंग रेजेंट बेटा क्या होता है? वो ये हमारी जैसे कोई रिएक्शन है, रिएक्शन में हमारे पास सपोज करो दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट में कई बार क्या होता है कि एक रिएक्टेंट हमारा पहले खत्म हो जाता है और दूसरा अभी भी बचा हुआ है। जब पहला खत्म हो गया तो अंडरस्टूड है हमारा रिएक्शन भी वहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन तो तभी होगा ना जब दोनों रिएक्टेंट्स हैं। एक रिएक्टेंट अगर पहले कंज्यूम हो गया तो उसके साथ ही रिएक्शन भी लिमिट हो जाएगा, रिएक्शन मतलब स्टॉप हो जाएगा। तो द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड फर्स्ट, या तो हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाता है, या हम कह सकते हैं जो लिमिट कर देता है रिएक्शन को, या हम कह सकते हैं लिमिट कर देता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट को जो लिमिट कर देता है, रोक देता है, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये इसने बनना है वाटर। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे ये बन गया 2H2। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया। अब हमारे पास ये कितना है? 4 ग्राम। ठीक है, ये है यहाँ पे 4 ग्राम, और ये कितना है? 32 ग्राम, और ये कितना बना आपका? 36 ग्राम, राइट? तो सपोज करो कि ये 32 ग्राम जो है इसको तो चाहिए कितना? 4 ग्राम हाइड्रोजन। सपोज करो हमारे पास अवेलेबल है 2 ग्राम, तो क्या होगा? 2 ग्राम के साथ ये रिएक्ट कर दिया, तो बाकी है ना, हमारे पास हमें चाहिए था कितना? 4 ग्राम, उसमें से हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है 2 ग्राम, तो 32 को 4 ग्राम के साथ कंबाइन करना है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल है कितना? 2 ग्राम, तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि वो तो अभी 4 के साथ रिएक्ट कर सकता है ना, तो 2 ग्राम जल्दी खत्म हो गया। तो जो पहले खत्म हो गया मतलब कम क्वांटिटी, जितना चाहिए था उससे हमें हमारे पास कम क्वांटिटी में था। ठीक है, और उसकी वजह से रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? फिर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये तो खत्म हो गया एक रिएक्टेंट, दूसरा चाहे पड़ा हुआ लेकिन वो रिएक्ट किसके साथ करेगा? ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जब ये रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, पहले कंज्यूम हो जाता है जो, उसको हम बोल देते हैं लिमिटिंग रीजन। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में लिमिटिंग रीजन हमारे पास फिर क्या आ गया? हाइड्रोजन, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन द रिएक्शन एंड इट लिमिट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ये जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको, उसके अमाउंट को क्या कर देता है? लिमिट कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। इसमें कुछ फॉर्मूलाज हम करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको हम किस किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला इसमें मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कैसे निकालनी है? जैसे हम लोग अपने परसेंटेज निकालते हैं ना, कि ऊपर अपने मार्क्स लिखते हैं, नीचे डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स लिखते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे मास परसेंटेज निकालनी है अगर सोल्यूशन में, तो मतलब मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट आप निकालोगे, तो जिसकी भी निकालनी है उसका मास ऊपर रखो, डिवाइड करो टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने बता दी, 5% सोल्यूशन है आपके पास, उसका मतलब क्या है कि 5 ग्राम ऑफ NaCl दैट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। तो इसकी मास परसेंटेज आपको सोल्यूट की सपोज को NaCl की निकालनी है यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे? ऊपर लिखेंगे 5 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन। मास कितना आ जाएगा सोल्यूशन का? 100 ग्राम, 100 है ना यहाँ पे दे रखा है, मल्टीप्लाई 100, तो ये 100 कट जाएंगे, आंसर कितना आ गया? 5%। यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो परसेंटेज है वो कितना? 5%। और अगर हमें दूसरा देखना है इसमें वाटर का परसेंटेज, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में वाटर का परसेंटेज कितना होगा? 100% टोटल क्वांटिटी होती है, तो 95% वाटर बच गया। ठीक है, तो इस तरीके से परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन द सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है इस तरीके से। सेकेंड आ जाता है वॉल्यूम परसेंटेज।
सेम है लगभग, यहाँ पे मास लिया था, यहाँ वॉल्यूम लेंगे, तो क्या फॉर्मूला बन गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इस तरीके से करेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाता है मोलैरिटी, इसको थोड़ा सा बेटा डिटेल में करेंगे। मोलैरिटी में फॉर्मूला पहले याद रखना आप, मोलैरिटी क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, सिंबल है इसका। दिस इज इक्वल टू फॉर्मूला था एन अपॉन वी। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, इसको लीटर्स में लेना है। अगर ये मिलीलीटर्स में होता है सपोज करो, तो फिर आप इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसमें लेना है, लीटर्स में, और वॉल्यूम किसका लेना है, सोल्यूशन का, और ऊपर क्या लेना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये गिवन नहीं होते, तो इसको आपको इसको भी फाइंड करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनको भी फाइंड करना होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, हम करते हैं इसका भी फॉर्मूला लगाते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को W से डिनोट कर देते हैं, मोलर मास को भी M से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो WB और MB इसको लिख देंगे। ठीक है, B मोस्टली हम सल्यूट के लिए कंसिडर करते हैं, सल्यूट कंपोनेंट को हम B से डिनोट कर देते हैं। तो ये गिवन मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट, ये इससे हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट निकाल के हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, और वॉल्यूम हमें दिया होता है न्यूमेरिकल्स में, उसको लगाएंगे, और मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हम फाइंड कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है, राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखा है, यही वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी समझाया आपको। क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हमने क्या लिख दिया, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और साथ में नीचे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वो वही रहने दिया। तो ये जो लिखा है ना, इसको ध्यान रखना, ये लिखा है नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ मोल्स को ही लिखा है। ठीक है, उसके बाद में इन टर्म्स ऑफ वेट, अगर वेट की टर्म में लेना है तो हमें मोलैरिटी इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला दैट इज ये गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, उसके बाद मोलैरिटी इक्वेशन आपको याद रखनी है, सिंपल सा है, M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है, ये मोलैरिटी इक्वेशन है। इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सोल्यूशन की एक मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम दे रखा है कि इतने वॉल्यूम पे इसकी इतनी मोलैरिटी है, और फिर एक और वॉल्यूम आपको दे रखा है और पूछा जाता है इस वॉल्यूम पे मोलैरिटी बताओ, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना है, M1 उसका एक वॉल्यूम और मोलैरिटी दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट उसकी स्टेट का, और फिर अगली स्टेट का उसका वॉल्यूम दे रखा है, मोलैरिटी कैलकुलेट करने को बोल दी, आप ये फॉर्मूला लगा के M2 या M1 जो भी है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मोलैरिटी इक्वेशन, दिस इज M1V1 इक्वल टू M2V2, वेयर M1 इज इनिशियल मोलैरिटी, M2 इज फाइनल न्यू सॉल्यूशन की मोलैरिटी है, V1 इनिशियल वॉल्यूम है, V2 फाइनल जो नया सॉल्यूशन हम बनाते हैं उसका वॉल्यूम। उसके बाद में आपका ये फॉर्मूला आता है मोलैलिटी, ये भी मोलैरिटी की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको एक तो स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जो मोलैरिटी था उसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोलैलिटी में सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो ध्यान से, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर भी देखो सेम चीज है, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे आता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आता है। ठीक है, मोलैलिटी में नीचे किससे डिवाइड करना है आपको, वेट ऑफ सॉल्वेंट से, और वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं इन केजी, और अगर ये ग्राम्स में है जैसे इस फॉर्मूला में लिखा है, तो फिर इसको केजी में कन्वर्ट करना है। केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे 1000 से, वो जो डिवाइड किया 1000 वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर कैलकुलेशन में। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन गया, ये बना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, क्लियर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना है यहाँ पे इन केजी, अगर ग्राम में है तो मल्टी यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि इसको केजी में पहले कन्वर्ट कर दोगे, तो ये मोलैलिटी है।
ठीक है। उसके बाद में हमारा लास्ट यहाँ पे टर्म आती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होती है? देखो, फ्रैक्शन मतलब रेशियो, मोल मतलब नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो। तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जो आपका सोल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने हैं वो नीचे रखने हैं आपको, और ऊपर रखने हैं आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, राइट। जैसे आप यहाँ पे देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितनी आ गई, मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि एक सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन अगर निकालनी है तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर रखोगे, नीचे करोगे उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और आप देखना यहाँ पे, अगर हम इसको इस तरीके से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको हम एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सोल्यूट की जो है उसको क्या लेते हैं, मोस्टली बी कंपोनेंट। हम मान लेते हैं कि हमने बी कंपोनेंट हमारा सोल्यूट है हमारे सोल्यूशन में, और ए कंपोनेंट जो है वो हमारा क्या है, सॉल्वेंट, ये मान लेते हैं। तो अब बी कंपोनेंट आपका सोल्यूट है, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को आप एन भी लिख सकते हो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन। अब ये कितना आ जाएगा, दिस इज फ्रैक्शन, दोनों की प्लस कर दी तो कितनी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू सब ये वाली लिखो, फिर प्लस करते प्लस आ गया, एन बी एन ए एन ए प्लस एन बी, इसका एलसीएम आ जाएगा एन ए प्लस, ये ऊपर क्या आ गया इस तरफ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एन ए प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में कट गए, दिस इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 1। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन जो होती है सोल्यूशन की, फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन is always equal to 1. That's